सेंटर ऑफ मास जो है वो मान लो लिटरल मीनिंग पे अगर जाओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि जो भी मास का सेंटर होगा वही होगा ये सेंटर ऑफ मास। बट हमेशा ये ट्रू नहीं है, हमेशा ये ट्रू नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत ही क्यों है, क्या ज़रूरत है उसको पढ़ने की। जैसे मान लो कि ऐसा बोला जाए कि एक रिक्वायरमेंट समझते हैं कि सपोज करो कि ऐसे कई कोई एक सिस्टम लिया हुआ है। अभी तक सारा कुछ जो भी हम पढ़ रहे थे वो था पार्टिकल काइनेमेटिक्स और पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल काइनेमेटिक्स मतलब पार्टिकल का मोशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, क्या किस पाथ पे जा रहा है, क्या इक्वेशन है, उसके वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद कैसे चेंज हो रही है, उसके मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करना, वो है पार्टिकल काइनेमेटिक्स। पार्टिकल डायनामिक्स में अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, अच्छा किसी भी पार्टिकल को पार्टिकल कब बोलेंगे, अगर उसका साइज जो है वो अदर डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो। अब सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। जैसे मान लो कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कई सारे पार्टिकल हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मास जो है m1 है, m2 है, m3 है, ऐसे ऐसे करके n पार्टिकल्स हैं। n पार्टिकल्स सपोज मान लो 10 पार्टिकल्स मान लेते हैं, 10 11। तो अब इंडिविजुअली अगर कहा जाएगा कि अगर इन कंप्लीट को अगर हम एक सिस्टम मान ले ऑफ टोटल मास m, मान लो कोई 1 kg का, 0.5 kg का, कोई 10 ग्राम का, कोई 100 ग्राम का, बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं उनको हम अगर कलेक्ट करके एक सिस्टम मान ले और तुमसे ये बोला जाए कि अच्छा ये बताओ कि इस सिस्टम का mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस सिस्टम का mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अब इंडिविजुअल का तो तुम्हें पता है भाई कि इंडिविजुअल m1g है तो ये m1g m का m1g पे ऐड करा होगा, m2 का m2g ऐसे ऐड करा होगा, m3 का m3g ऐड करा होगा। लेकिन पूरे सिस्टम का अगर हमें फाइंड करना होगा कि पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम लो, सारे सिस्टम को कंबाइन करके अगर हम सिंगल सिस्टम लेते हैं तो वो जो है उसका mg कहाँ पे है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर मान लो पूरे सिस्टम के ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को हम कहीं पे रिलीज कर दिए, सारे सिस्टम अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो अगर इसको कंप्लीट एक सिस्टम एक सिंगल पार्टिकल सिंगल पॉइंट की तरह से सोचना हो तो कहाँ पे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। उसी सब के लिए सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया है। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे सिस्टम होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे मासेस होंगे, तो सारा पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है अभी तक वो हम किस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। अगर मान लो जो भी हमने सीखा, v इजिकल टू यू प्लस एटी सीखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम देखा है, F इजिकल टू m इंटू ए देखा है, ये सारे इक्वेशंस तो पार्टिकल के लिए वैलिड है। बट अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसको कि हम पार्टिकल की तरह से ट्रीट करेंगे और उस पे सारे इक्वेशन सारी स्टडी हम सेंटर ऑफ मास पे करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से पहले एक चीज होती है मास मोमेंट। मास मोमेंट तो मास मोमेंट जो है, मास मोमेंट क्वांटिटी जो डिफाइंड होती है किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये अगर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक कोई मास है m kg का है। ठीक है, m kg का एक मास है स्पेस में कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट मास। तो o पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर है r। तो इसका जो मास मोमेंट हम डिफाइन करते हैं, मास मोमेंट डिफाइन जो करते हैं, द मास मोमेंट of a small m
about O is equal to m into r। मास मोमेंट क्या हुआ? मास का किसी मास मोमेंट मतलब मास को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है मास मोमेंट। बहुत सारी जहां पे भी मोमेंट वर्ड है, मोमेंट वर्ड का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के अबाउट हम डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मास मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू आर। अब मास मोमेंट जैसे क्या है, ये एक मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो आर की डायरेक्शन होगी। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। कहां से? पॉइंट ओ से। ठीक है, तो मास मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू m इंटू आर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी and it is directed along position vector r। ठीक है, तो अब इसी मास मोमेंट सिंपल है m इंटू आर। अब हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास। सर मास मूवमेंट होता क्या है मतलब कुछ हाँ, तो? कुछ तो मतलब क्या, मास इनटू डिस्टेंस हो जाएगा मास मोमेंट। कोई मास अगर यहाँ पे एक्सिस पे बहुत सारे मास प्लेस्ड हैं या किसी पोजीशन पे प्लेस्ड हैं, तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हमें मास मोमेंट फाइंड करना है, तो मास इनटू डिस्टेंस करके सबको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें, मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई एक यहाँ पे मास 1 kg इधर लोकेटेड है, किधर लोकेटेड है, ये 10 kg है, ये 5 kg है, इसकी डिस्टेंस जो है 2 है, इसकी डिस्टेंस 1 है। तो ओरिजिन के अबाउट मास मोमेंट क्या हो जाएगा? 10 इंटू पॉजिटिव डायरेक्शन में है +2 और ये यस सर। -5 इंटू 1, तो ये हो जाएगी एक मास मोमेंट 15 kg मीटर। हाँ यस सर। तो मास मोमेंट एक क्वांटिटी डिफाइंड है, मास इनटू डिस्टेंस, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, it is a point about which mass moment, it is a point about which mass moment of system is 0। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट किसी भी सिस्टम का मास मोमेंट 0 होगा। मतलब वहां से मासेस ऐसे लोकेटेड होंगे उस पॉइंट से कि सबका m1 r1 m1 m2 r2 m3 r3 सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वो 0 मिलेगा। इट इज द पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज 0। तो मास मोमेंट ऑफ सिस्टम 0 मतलब सपोज कि स्पेस में बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं यहाँ पे, m1 है, m2 है, m3, m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn, n पार्टिकल्स है। तो स्पेस में कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा, एक पॉइंट O, जिसके अबाउट सिस्टम का मास मोमेंट 0 होगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वो पॉइंट हमारा है सेंटर ऑफ मास। तो मास मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, तो क्या लिखेंगे? m1 r1 कहां से? O से डिफाइंड था कैसे? मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम O, तो वैसे सेंटर ऑफ मास से r1 m1 r1 cm प्लस सेकेंड मास और मास मोमेंट अबाउट सिस्टम r2 cm with respect to center of mass m3। सर मतलब टोटल सिस्टम टेकन टुगेदर का 0 होगा? पूरे सिस्टम का माइनस mn सॉरी प्लस अप टू सारे टर्म का, पूरे सिस्टम का अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मास मोमेंट 0 मिलेगा।
तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, m1 r1cm is what? r1cm is r1 minus rcm, जैसे r12 रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा होगा। r1cm is equal to r1 minus r2, r1 minus rcm, ये हो जाएगा m2, तो ये हो जाएगा r2 minus rcm up to mn rn minus rcm equal to 0। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, ये जो है राइट साइड लेके जाएंगे, m1 r1, ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn divided by total mass of the system m1 m2 m3 up to mn। ऐसा कि पूरे सिस्टम में किसी भी पॉइंट, स्पेस में कोई पॉइंट है, बहुत सारे पार्टिकल हम स्पेस में एक पॉइंट है, वहां से अगर सबके मास मोमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमको 0 मिलेगा, हमेशा हमें 0 मिलेगा। तो उसकी डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, जितने भी सिस्टम के मास हैं। तो अब ये जो क्या है, अच्छा ये बात समझ गए, ये जस्ट डिफाइन किया है, बस डिफाइन करने Yes, वाली sir. बात है, इसमें कुछ ऐसा Yes, sir. है। तो ये पोजीशन फाइंड करना होगा सेंटर ऑफ मास की, तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ये जो इक्वेशन है ये तो वेक्टर इक्वेशन है, ये जो है वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर के जो है मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब r1 में भी होगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, r2 के अंदर भी होगा x2 y कैप, y2 j कैप, z3 k कैप, ऐसे ऐसे सारे i j k के कंपोनेंट होंगे। और सिमिलरली यहाँ पे RCM में भी होगा x सेंटर ऑफ मास i कैप, x सेंटर ऑफ मास j कैप, x सेंटर ऑफ मास k कैप। तो अगर इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हम 3 स्केलर इक्वेशंस लिख सकते हैं, वो हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। y center of mass is equal to same m1 y1 plus m2 y2 up to mn xn mn y1 yn divided by m1 plus m2 up to mn। सारे मास को ऐड कर देना, m1 x1 m2 x2। ऐसे जो है सिमिलरली z के लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे, z सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे, z सेंटर ऑफ मास, तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ mi zi divided by summation of mi, where I is varying from 1 to n, I is varying from 1 to n, I is varying from 1 to n। सेम ही चीज है, इसको समेशन के सिंबल में भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डायरेक्टली समेशन के सिंबल को ओपन कर दोगे तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये हमारे 3 स्केलर इक्वेशंस हैं। जैसे हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन है कि दो इक्वल मास है, दो इक्वल मास है, सेम मास के हैं mm, और इनके बीच की डिस्टेंस d है, इनके बीच की डिस्टेंस d है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि मान लिया कि हमने अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हमें तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही फाइंड करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सबका नोन होना चाहिए, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए तो कहीं तो ओरिजिन लेना होगा, ओरिजिन लेना होगा। तो ये जो है मान लिया मैंने कि यही ओरिजिन पे है, और इधर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे ले लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे दो मासेस हैं,
पॉइंट मासेज हैं, सेम मास के हैं, इक्वल मास के हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन अगर कंसीडर कर लिया तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 m into 0 प्लस m2x2 m into d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2m। सो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू d बाई 2। y सेंटर ऑफ मास, y में मास ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास होना भी कोई जरूरी नहीं है, सबके y कोऑर्डिनेट 0 हैं तो y सेम 0 होगा। मतलब पूरा मास जिस लाइन पे है, अगर x एक्सिस पे है तो सेंटर ऑफ मास जरूर x एक्सिस पे ही होगा। तो x इज इक्वल टू d बाई 2, d बाई 2 का मतलब है मिडिल और ये है इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड। मतलब अगर हम टोटल को सिस्टम लेते हैं और सिस्टम लेके हमें मानते हैं कि भाई 2m मास का एक सिस्टम है, बताओ कि इस सिस्टम का mg किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे कि सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 2mg। समझ रहे हो कैसे? तो सिंगल पॉइंट था तो सिंगल पार्टिकल के ऊपर mg डिनोट कर दिया, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल के ऊपर mg डिनोट कर दिया। अब जब कंबाइंड सिस्टम होगा, कंबाइंड सिस्टम का सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं? बाय डेफिनेशन ये वैल्यूज हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास का फायदा क्या है कि अगर मुझे mg दिखाना होगा तो कहाँ दिखाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे। अगर कुछ फोर्स वगैरह जो भी एक्ट कर रहा होगा तो वो सारा क्या करेगा? सेंटर ऑफ मास को ही करेगा। तो वो सारे फोर्स वगैरह वाली चीजें एनालाइज करेंगे, ठीक है? ये नहीं दिमाग में नहीं सर यहाँ सोचना। पे सिस्टम में भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर हाँ सकते हैं? बस सब अप्लाई हो सकता है, बस ये बता रहा हूँ उसको कि रिक्वायरमेंट क्या है। सिस्टम में सब कुछ अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे d बाई 2 पे, सेम मासेस हैं। तो अब यहाँ से तुम अगर यहाँ से देखो ये चीज, चलो ठीक है, x इज इक्वल टू डी बाई 2, वाई इज इक्वल टू वाई सी एम। अब मान लो एक मास को इंक्रीज कर देते हैं, एक मास को इंक्रीज कर दिया, 2m हो गया, m हुआ और ये 2m हुआ, ठीक है, 0 0 और ये जो है d 0 वही है। तो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस तो ओरिजिन हमने क्या किया अपने से, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से डिफाइन कर लेंगे। तो डिफाइन कर लिया, ये 0 और ये d पे है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ भाई? x सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 इंटू d डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस 2m, तो ये हो जाएगा 2d बाई 3। यस सर। 2d बाई 3 का मतलब है कि यहाँ से अब अगर से वो नहीं गिवन है तो दिया होगा सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 2d बाई 3 फ्रॉम m और d बाई 3 फ्रॉम 2m, d बाई 3। अब ये देखो, ये ऐसे बैलेंस टाइप का मिलेगा, बैलेंस टाइप का मिल रहा है हमें कि m1r1 m इंटू 2d बाई 3 मास मोमेंट हुआ अबाउट सेंटर ऑफ मास, m1r1 m इंटू 2d बाई 3 और यहाँ से m2 इंटू r2 2m इंटू d बाई 3। जब सेंटर ऑफ मास हमेशा वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट हमेशा हमें अगर दो मासेस हैं तो वो ऐसे रहेगा m1r1 इज इक्वल टू m2r2। वेरीफाई करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट 0, मतलब वो पॉइंट जहां से हमें m1r1 और m2r2 मैग्नीट्यूड सेम, और कहोगे 0 तो नहीं हुआ, तो 0 डायरेक्शन भी तो है उसमें, यहां से इसकी तरफ और यहां से इसकी तरफ। तो ये चीज तुम डायरेक्टली लोकेट कर सकते हो कि अगर m1r1 इज इक्वल टू m2r2 है, मतलब r1 बाई r2 जो है, r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जो R है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड। यहाँ पे देखो, अगर मान लो 2m को 3m कर दिया तुमने, 2m को 3m कर दिया, यहाँ पे 3m आएगा, ये हो जाएगा 3d/4। 3d/4 मतलब वो किधर आ जाएगा, अब d से d/4 के डिस्टेंस पे होगा। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता जाएगा, हेवियर की तरफ, हेवियर की तरफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड। हेवियर साइड, हेवियर साइड जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ टिल्टेड होगा। वो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही होगा उसके। तो इक्वल मास था, इक्वल मास था तो बिल्कुल मिडिल में होगा। इक्वल मास है तो बिल्कुल मिडिल में होगा। अगर अनइक्वल टाइप के मास है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा, शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स हेवियर साइड। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखेंगे, दो ही पॉइंट मास है, तो ये हो जाएगा हमारा m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू d है हमारे पास, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू d है। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस हैं वो मास के रेशियो में डिवाइड होंगे। डिस्टेंस जो है वो मास के रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब मास अगर 1m और 2m है तो डिवीजन सोचो, कैसे छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे तो उसको डायरेक्टली कर लोगे कि अगर मास 1:2 के रेशियो में डिवाइड है तो रेशियो हो जाएगा 1:2। 1:2 में डिवीजन का मतलब क्या हुआ, एक 1/3 होगा, दूसरा 2/3 होगा। 1/3 डिस्टेंस कहाँ से होगी, हेवियर मास से स्मॉलर डिस्टेंस पे वो होगा। तो 1/3 d/3 यहाँ से होगा और यहाँ से d/2 d/3 होगा। समझ पाए कुछ Yes, sir. कि सेंटर ऑफ मास Yes, sir. हमने ओरिजिन अपने से डिफाइन करके डिस्टेंस हम ऐसे बताते हैं, या आंसर भी ऐसे दिया हुआ रहेगा। सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 2d/3 फ्रॉम m या d/3 फ्रॉम 2m। ओरिजिन कोऑर्डिनेट गिवन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बता सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन है कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड, हेवियर साइड में होगा। सेम सेम मास होंगे तो मिडिल में होगा, अगर अनइक्वल मासेस होंगे तो हेवी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, बहुत हैवी होता जाएगा, बहुत हैवी होता जाएगा। जैसे अगर हम मान लो कि पूछता है ये कि सन और अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो सन और अर्थ का मास अगर हम देखेंगे तो किस तरफ होगा, वो सन की तरफ शिफ्टेड होगा, क्योंकि सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो Yes, sir. इस टाइप की चीज है, ये हेवियर साइड है। तो मे भी कई सारे क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो तुम गेस कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास किस साइड में होगा और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। चलो ये हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास, अब मान लो कि यहाँ से फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास और लोकेट सेंटर ऑफ मास। पहला केस है, इसमें बताओगे भाई आंसर, स्क्वायर के वर्टेक्स पे स्क्वायर के वर्टेक्स पे m 2m 3m एंड 4m, ये है एक्स वाई एक्सिस है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के वर्टेक्स पे और साइड लेंथ है अगर इसके ए है या एल है जो भी, तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेना है, कोई गलती ना हो। तो कोऑर्डिनेट लिख लेंगे इसका 0 0, a0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0a। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बिल्कुल, एक सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 4m इंटू a डिवाइडेड बाई
टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो ये हो जाएगा कितना, a 7 to 9, 9/10. x center of mass is equal to सर 9. सर वो A by 4 MA वाला में A का वैल्यू 0 होगा ना? x सेंटर ऑफ मास, अरे यार, ओ A by 2 सर सर हाँ हाँ हाँ, 0 0, सर 4 है, 4M into 0 होगा ना? 4m into 0, यस, 4m होगा into इस सर, तो 4m into A 0, by 2 तो a by 2 आ जाएगा, m into 0, 2m into a, 3m into a, 4m into 0. तो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट इन दोनों का 0 है, तो ये हो जाएगा 5ma डिवाइडेड बाई 10m. 10M. तो ये x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a by 2. y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m into 0, m2 y2 2m into 0. y एक्सिस पे जो, x एक्सिस पे जो है उनका 0 रहेगा. y एक्सिस पे 3m into a, 3m into a, 4m into a, तो ये टोटल हो जाएगा 7m into a, एक साथ लिख लेते हैं, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, डिवाइडेड बाई 10m, Yes sir. तो ये हो जाएगा 7/10. तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 7/10. तो इसका सेंटर ऑफ मास a by 2, x सेंटर ऑफ मास a by 2, और y जो है 0.7, मतलब इस साइड में कहीं पे होगा. 0.7 है यहाँ पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है. तो सेंटर ऑफ मास का मतलब किसी मास पे होना जरूरी नहीं है, किसी मास पे. अच्छा, क्या ये सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के बाहर जा सकता है? नो सर, नो नो सर नो वो अगर एक सर्कुलर कर्व में होगा तो तब हम लोग सर्कल के सेंटर साइड में हम लोग इसका कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास. सर्कुलर, कंप्लीट सर सर्कुलर, रिंग में होगा सर. रिंग में, रिंग में सर्कुलर सर्किल के रिंग में तो सेंटर, होगा. सर्कुलर सर. रिंग में उसके सेंटर पे होगा, रिंग में सेंटर पे होगा. स्क्वायर प्लेट है, कोई भी रेक्टेंगुलर टाइप का प्लेट है तो उसके मिडिल में होगा, मतलब बहुत रेगुलर टाइप का शेप है, सर्कुलर डिस्क है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास. बट अगर इरेगुलर शेप है, रेगुलर नहीं है, सिमेट्री नहीं है, कोई रॉड है, कोई बेंड रॉड है, कोई आर्क है, वो सब चीज उस केस में, कोई हॉलो स्फीयर है, कुछ है, हॉलो स्फीयर का भी सेंटर पे होगा, हॉलो स्फीयर होगा, रेगुलर शेप है तो उसके सेंटर पे सेंटर मास होगा. इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के बाहर जा सकता है? क्या सेंटर ऑफ मास एक्स वाई नो प्लेन के बाहर होगा? एक्स वाई प्लेन के बाहर होगा या एक्स वाई प्लेन में ही होगा? नो No, सर. sir. नो XY सर, plane में ही होगा. नो सर. कि सर सेंटर ऑफ एक्स वाई मास, प्लेन में होगा. z कोऑर्डिनेट तो सारे मास के लिए 0 है, मतलब सारे z 0 है तो सेंटर ऑफ मास का भी z 0 रहेगा. z 0 का मतलब वो कहीं ना कहीं एक्स वाई यस प्लेन में सर. लोकेटेड है. और इन मासेस, यस. इन मासेस जो हैं, ये मासेस क्या हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा चेंज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे कि कोई भी मास बहुत ही हैवी कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ मास उस हैवी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो ये 111 ग्राम है और वो जो है 1000 किलोग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट उसी मास के ऊपर होगा, सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट उसी मास के ऊपर होगा. तो ये सेंटर ऑफ मास देखो, अगर एम एम वेरिएबल करेंगे तो उसी प्लेन में लोकेटेड होगा, मतलब जिस प्लेन में है तो सेंटर ऑफ मास प्लेन में ही रहेगा. अदरवाइज सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इसी स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के बाहर नहीं जा सकता है, इस स्क्वायर के बाहर नहीं जा सकता है. ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जल्दी से इसको बता दो.
L L L और ये M 2M 3M इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट लिखना होगा। ओरिजिन हम कहीं पे एज्यूम कर लेते हैं, y पे x पे। ये क्या है भाई 0 0, ये क्या है 0 L 0 3M जो है ये तो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा L/2 और y कोऑर्डिनेट ये एंगल 60 डिग्री, तो L cos 60 और L sin 60, sin 60 √3/2 L √3/2। Sir, √3L/2. What is center of mass? Center of mass x center of mass is equal to m1 x1, कितना आएगा? टू ml plus 3ml/2, तो 7L/12. 7l/12, 7l/12 और y center of mass m1 y1 m into 0 plus प्लस 2m into 0, वो भी 0 ही है y, और ये है 3m into 3/3 divided by 7 6m, तो ये हो गया कितना 3 3√3 हाँ 3√3/L/12. तो L√3/4 ना, L√3/4 Yes, sir. ये y, ठीक है। तो पॉइंट मासेस के लिए ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। बेसिक तुम्हें करना क्या है, सब में क्या करना है कि उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं, और कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद फिर जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर देना है। अब मान लो कि हम सेंटर ऑफ मास ऐसे फाइंड करते हैं, अब इससे हम लोग मूव करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आज इतना ही रखेंगे। इंट्रोडक्शन, जस्ट सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर सर अगर ट्रायंगल में तीनों में अगर m होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होगा। बिल्कुल, रेगुलर शेप कोई भी होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा, अब ये मास है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे ही ये मासेस प्लेस्ड हैं। m 2m 4m और यहाँ पे है m1। तो what should be value of m1? Find m1 so that center of mass lies at center of the square. कितना मास हम लें सो दैट कि इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास मिले हमें, क्या m1 हमें लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है
कि रॉड है, रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3x, और ये जो है x का मेजरमेंट यहाँ से है, x इज इक्वल टू 0 इस एंड पे है, और यहाँ से हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमें राइट की तरफ जाएंगे तो मिलेगा ये ऐसे। तो ये इक्वेशन देख के हमें बस इतना बताना है कि सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास विल बी मोर देन L/2, x सेंटर ऑफ मास विल बी लेस देन L/2। B C है x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू L/2। मास ये क्या है? मास पर यूनिट डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास। ये दो क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना है। मास पर यूनिट लेंथ। So वो 2 into 1 plus 3x है कि L plus 3x है? 2 1 plus 3x, 2 into 1 plus 3x अच्छा। मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये दो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। x इक्वल टू 0 पे कुछ वैल्यू नहीं दिया फाइनल, x इक्वल टू कितना? 0 पुट कर लो, x 0 पुट कर लो इसी इक्वेशन में, वही होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये